हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एनसीएफ 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रीवियस ईयर में हमें देखने को मिले हैं अलग अलग वर्षों में, उन्हीं प्रश्नों में से कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेकर आई हूँ। तो इन प्रश्नों को हल करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस टॉपिक से प्रश्न बनकर 101% आता ही है। तो चलिए देखते हैं कि प्रश्न किस तरह के पूछे गए थे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न दिया गया है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियाँ इस कारण से महत्वपूर्ण होती है। तो गलतियाँ क्यों महत्वपूर्ण होती है? यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है। सेकंड देखिए, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। और डी ऑप्शन है कि ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती है। तो आप सभी ने इसका सही आंसर लगा लिया होगा। इसका आंसर जो है आपका सी होगा कि ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड प्रश्न को, पाठचर्या ऐसी हो जो पुस्तक के ज्ञान को पुनः प्रस्तुत करने के स्थान पर बच्चों को अपनी आवाज़ें पाने, कार्य करने के लिए अपनी जिज्ञासा का पोषण करने, प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने तथा अपने अनुभवों को बांटने तथा विद्यालय के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाती है। और साथ ही दिया गया है अपने अनुभवों को बांटने, विद्यालय को के ज्ञान के साथ जोड़ने में सक्षम बनाए, ये एक टॉपिक दिया है इन्होंने। और यहाँ पे पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका क्या होनी चाहिए। ये आपको थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन दिया गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन है महत्वपूर्ण, इसमें क्या देखेंगे कि शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षिका अच्छे प्रश्न पूछे और शिक्षार्थी अपने उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखें। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों को उनकी अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना चाहिए। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो कह रहा है कि बच्चों के अनुभवों को निरस्त कर पाठ्य पुस्तकों पर ध्यान केंद्रित करना और पाठ्य पुस्तक के अध्याय को क्रमवार पूरा करना। तो फ्रेंड्स, ये सारे ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ये डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सही होगा वो बी होगा आपका, कि बच्चों को अपनी समझ और अपने ज्ञान को साझा करने के पर्याप्त अवसर देना। बच्चे के अकॉर्डिंग जो चीज़ें भी सही है, चाहे वो उनके ज्ञान में हो चाहे उनसे रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, वही इम्पॉर्टेंट होता है एनसीएफ और आपके राष्ट्रीय शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, अधिनायकीय और अनुमतिपरक या सुविधादाता। तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर है फैसिलेटर, जिसे सुविधादाता कहते हैं। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डैश और डैश है। तो अधिगम क्या है? सक्रिय और सरल, सक्रिय सामाजिक, निष्क्रिय सरल या फिर निष्क्रिय सामाजिक। इसमें से आप सही उत्तर लगा सकते हैं। आप सभी जानते हैं इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सक्रिय और सामाजिक है। अपने स्वभाव में कैसा है? सक्रिय और सामाजिक है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ये प्रश्न ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ना चाहिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों में, जो उन्हें जीवन कौशल के लिए तैयार करेंगे, घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएंगे, या फिर
खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष, तो यहाँ पर क्या था, थर्ड ऑप्शन, खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विशेष विद्यालय में समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी आवाज़ों की पूर्ति की जा सके। तो इस तरह से आप इसमें ऑप्शन सही देख सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आप इसमें लगाएंगे समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि उनकी आवाज़ों की पूर्ति की जा सके, आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके, सॉरी यहाँ पर आवश्यकताएं होगी। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा, समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत या मानवतावाद। आप इसका सही आंसर बता सकते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है। आप कह सकते हैं इसका आंसर, इन्होंने रचनावाद पर जोर दिया है तो रचनावाद होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि दिव्यांगजन जो अधिकार है वो अधिनियम वर्ष डैश में लागू किया गया। जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है वो किस वर्ष लागू किया गया था, 1995, 1999, 2016। डी ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ये तीनों ऑप्शन है, उसके बाद है 1992। तो इसका आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, 2016 में यह अधिनियम लागू किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टोटल 13 क्वेश्चन है। तो इसमें आप देख सकते हैं जो 8th क्वेश्चन पूछा है बेहद महत्वपूर्ण है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। 3 से 18 वर्ष तक के लिए, 6 से 14 वर्ष के लिए, 6 वर्ष से 22 वर्ष के लिए या फिर 6 वर्ष से 18 वर्ष के लिए। देखिए इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, दिव्यांगजन एक शिक्षा का अधिकार अधिनियम अलग है जो जिसके अंतर्गत बच्चे की जो आयु है वो चेंज है, और दिव्यांगजन बच्चों की जो निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है वो आपका ऑप्शन इसमें से आएगा डी, 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक के लिए। तो ये 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, इससे पहले हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम में कितने वर्ष के होते हैं, इसमें दिए गए हैं 6 से 14 वर्ष के लिए, लेकिन जब दिव्यांगजन बच्चों की बात आए तो 6 से 18 वर्ष के लिए आप लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्नांकित में से किन्हें बाल अध्ययन का संस्थापक माना जाता है, अल्फ्रेड विने को, थियोडोर साइमन को, जी स्टेनले हॉल को या वी.एफ. स्किनर को। बाल अध्ययन का संस्थापक किसे कहा जाता है, तो जी स्टेनले हॉल जो थे उन्हें कहा जाता है बाल अध्ययन का संस्थापक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है, मुख्य धारा शिक्षण, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा या फिर पृथक्करण। तो इसमें आप लोग भी सही आंसर लगा लिए होंगे, समावेशी शिक्षा इसका सही आंसर है, तो आप सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 बता रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है व्यवहारवादी सिद्धांत, अशक्त बच्चों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति, अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो इसमें से आप सही बता सकते हैं, जो आपका ऑप्शन डी है वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो है मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल कर सके ताकि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे से बिता सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। तो इसमें देखिए, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है,
छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र या विकलांग छात्र। तो इसमें आप बता सकते हैं 12th क्वेश्चन का, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें आप कह सकते हैं छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की दिव्यांगता है, तो ये शब्द जो है उपयुक्त है। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 लास्ट क्वेश्चन है। लिखा है कि संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो इसमें दिया गया है 86वें संशोधन, 25वें संशोधन, 52वें संशोधन या 22वें संशोधन। तो इसका आप सही आंसर बता सकते हैं। जो पहला ऑप्शन है कि आपका जो 86वां संशोधन हुआ था, 86वें संशोधन में संविधान शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है। तो इसमें आपका टोटल 30 क्वेश्चन थे। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी था। तो आप लोग ज़रूर इसको एक बार ज़रूर पढ़ के जाइएगा पेपर में। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ और थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।